हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज इस सेगमेंट के तहत हम जनरल स्टडीज 2 के 2 टॉपिक्स को कवर करते हैं। और अगर इसमें हमने तीसरा टॉपिक और लिया दोस्तों ना, तो ये समझ लीजिए आप कि ये जो टॉपिक्स हैं दोनों जो हम कवर कर रहे हैं वो आपको नहीं समझ में आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सीरियल इंटरवल। ठीक, तो इस टॉपिक में हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि सीरियल इंटरवल क्या है और इसके प्रबंधन से कोरोना को किस प्रकार कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अब ये बात न्यूज में क्यों रही ये जान लीजिए। चीन में पिछले कुछ महीनों से कोरोना के मामले सामने नहीं आए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि चीन ने सीरियल इंटरवल का प्रबंधन करके कोरोना को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। अब सीरियल इंटरवल या सीरियल अंतराल क्या है ये जानते हैं। पहले संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण के प्रवेश के दौरान जितना समय लगता है उसे सीरियल अंतराल या सीरियल इंटरवल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको हुआ कोरोना और उसके बाद मेरे कांटेक्ट में कोई आया, ठीक है, तो वो इन्फेक्शन जितनी देर में उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करेगा उतनी देर को हम क्या कह देंगे, उतने समय को हम क्या कह देंगे, सीरियल इंटरवल या सीरियल अंतराल। इसका उपयोग सर्वप्रथम कब किया गया था, आइए ये जानते हैं। इस टर्म का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटिश फिजिशियन विलियम पिकल्स द्वारा वर्ष 1942 से 1945 के बीच किया गया था, जब यूनाइटेड किंगडम में हेपेटाइटिस की महामारी फैली हुई थी। ठीक, चलिए अब हम जानते हैं सीरियल इंटरवल को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक है इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब यह हुआ कि जो कोरोना वायरस है वो पहले व्यक्ति के शरीर में कितनी देर के दौरान प्रवेश किया और उसके बाद वो दूसरे व्यक्ति के शरीर में कितनी देर में गया, उस पीरियड को हम कह देते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये सीरियल इंटरवल को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 स्टेप प्रोसेस। अब दूसरा हो गया रिप्रोडक्शन रेट। अब रिप्रोडक्शन रेट मतलब क्या होता है कि कोरोना का संक्रमण ऑलरेडी एक व्यक्ति में है और जितनी देर में वो दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंचेगा उतना समय को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, सीरियल इंटरवल का महत्व के बारे में जानते हैं। सीरियल इंटरवल या सीरियल अंतराल बढ़ती जनसंख्या प्रतिरक्षा और भविष्य की घटनाओं का संकेत देने के अलावा संक्रमण नियंत्रण में हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का अनुमान लगाने में मदद करता है। ठीक है, फिर से सुनिए। सीरियल अंतराल बढ़ती जनसंख्या प्रतिरक्षा और भविष्य की घटनाओं का संकेत देने के अलावा संक्रमण नियंत्रण में हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का अनुमान लगाने में मदद करता है। ठीक है, इसलिए कोरोना के मरीजों की पहचान हम जितनी जल्दी करके उन्हें क्वारंटीन या आइसोलेट करेंगे उतनी ही जल्दी हम इस वायरस के प्रसार को कम कर पाएंगे। ठीक है, केवल कोरोना के मरीज को हमें आइसोलेट नहीं करना है, कोरोना के मरीज को पहचानना है, फिर उसके संपर्क में जितने लोग आए हैं उनको खोजना है और उसके बाद जाके उन दोनों को, सभी लोगों को हमें क्वारंटीन और आइसोलेट कर देना है। अब चलिए केस स्टडी देखते हैं। वुहान में जनवरी 2020 से फरवरी 2020 के दौरान 7.8 दिनों का सीरियल अंतराल घटकर 2.6 दिनों का हो गया। 7.8 दिनों का सीरियल अंतराल घट करके कितना हो गया, 2.6 हो गया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया,
एक दिन में लोगों को क्वारंटीन किया और जितने भी मरीज से जिनके कांटेक्ट में लोग आए उनको क्वारंटीन किया। इस तरह से एक दिन में ऐसा इन्होंने जब किया तो ये कितने प्रतिशत कोरोना को कम करने में सफलता हासिल कर पाए? 60%। इंडिया में ऐसा होना इसलिए मुश्किल हो रहा है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन की कमी है। ठीक है, तो जहां पे डिसिप्लिन तगड़ा होगा वहां ये हो सकता है, जहां पे डिसिप्लिन नहीं होगा वहां पे इसका होना बड़ा मुश्किल है। चलिए अब दूसरा टॉपिक करते हैं, सीमा समझौतों के विषय में चीन की भारत पर टिप्पणी। चलिए ये टॉपिक लेते हैं। चीन ने भारत को सीमा समझौतों का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया है और कहा है कि भारत हाल के तनावों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। चीन की यह टिप्पणी ठीक उस दिन के बाद आई है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को बताया कि चीन ने इस गर्मी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों को एकत्र करके 1993 और 1996 के सीमा समझौते का उल्लंघन किया है। ये वे समझौते रहे हैं जो सीमा पर शांति बनाए रखने में काफी मददगार साबित हुए। भारत और चीन के मध्य हुए सीमा प्रबंधन समझौते। भारत और चीन के मध्य हुए सीमा प्रबंधन समझौते, अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से समझौते हैं उनके नाम हम जान लेते हैं। देखो, सबसे पहला समझौता है सितंबर 1993 का समझौता, इसके बाद नवंबर 1996 का समझौता, इसके बाद अप्रैल 2005 का समझौता और लास्ट में अक्टूबर 2013 का समझौता। ठीक है, ये 4 समझौते हैं। ठीक है, सितंबर 1993, नवंबर 1996, अप्रैल 2005, अक्टूबर 2013, ये 4 समझौते हैं जिनमें से कि हम केवल 2 समझौतों पर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला 1993 का समझौता, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। 1993 के समझौते में ये तय हुआ था कि भारत और चीन एक दूसरे के मध्य शांति और स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से अपने सैन्य बलों को LAC के न्यूनतम स्तर तक रखेंगे और सैन्य बल के दबाव को सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से कम करेंगे। एक तो ये है। दूसरा है 1996 का समझौता। ठीक, भारत और चीन के बीच हुआ यह समझौता एक दूसरे के मध्य होने वाली विश्वास बहाली के उपायों पर आधारित है। इस समझौते में सैन्य प्रगटीकरण के विषय में यह कहा गया है कि जब पार्टियों द्वारा सीमा अभ्यास किया जा रहा हो तो उस समय सीमा क्षेत्रों में सैन्य टुकड़ियां कम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सीमा क्षेत्र में सैन्य टुकड़ियां कम होनी चाहिए। यह समझौता दोनों पक्षों को एक दूसरे की सैन्य गतिविधियों को देखने और उनका निरीक्षण करने की अनुमति भी देता है। इस समझौते में भी दोनों पक्षों ने अपने भौगोलिक क्षेत्र के भीतर अपने सैन्य बलों को सीमित करने की बात पर सहमति जताई थी। तीसरा, इस समझौते में सैन्य हथियारों जैसे लड़ाकू विमानों, बंदूकों, टैंकों आदि को कम करने का जिक्र भी हुआ था। चौथा, इस समझौते में यह भी कहा गया है कि दोनों देश LAC के 2 किलोमीटर के भीतर तक अपने हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं। 2 किलोमीटर से ज्यादा तक नहीं कर सकते, उससे ज्यादा, है ना। अब देखिए, अब मुद्दा क्या है, ये मामला है। क्वेश्चन ये उठता है कि अब मुद्दा क्या है। जब इतना बता दिया गया तो इसके बाद क्या बचा रह गया? तो पहला, ये समझौते सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं, जमीनी हकीकत से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सबसे ज्यादा स्पष्ट बात तो यहीं पे है। दूसरी चीज, जिन समझौतों पर अब तक दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं
उनमें से किसी भी समझौते के तहत किसी पक्ष ने सैनिकों की तैनाती के क्षेत्र की पहचान नहीं की है। तीसरा, एलएसी की परिभाषा निर्धारित नहीं है और यही दोनों देशों के बीच के विवादों की जड़ है। ठीक है, तो दोस्तों ये 2 टॉपिक्स थे जो कि कवर हुए हैं, और अब जब हम नेक्स्ट सेगमेंट में मिलेंगे अगली बार या कल, तो हम अगले कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इस सेगमेंट को हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।